गुप्त काल के बाद आर्थिक सामाजिक जीवन और मंदिर वास्तुकला। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समाज का अवलोकन। गुप्त काल के बाद भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 5वीं सदी ईस्वी के बाद से भारत में भूमि अनुदान ने सामंती विकास में मदद की। किसान सामंती अधिपतियों के लिए दी गई भूमि में रुके ठहरे रहे थे। इनमें जिन गांवों को स्थानांतरित कर दिया गया था उन्हें स्थान जनसंहिता और समृद्धा के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल के बाद की अवधि में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट के कारण वहां की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था में तब्दील हो चुकी थी। सामंती समाज के विकास ने राजा की स्थिति कमजोर कर दी थी, जिस कारण राजा को सामंती प्रमुखों पर ज़्यादा अधिक निर्भर रहना पड़ता था। सामंती प्रमुखों का वर्चस्व बढ़ने लगा था, जिसके परिणामस्वरूप गांव का सब शासन कमजोर हो गया था। वेन-सांग के लेखन में उल्लेखित 4 वर्ण समाज में मौजूद थे। उस कई उपजातियां भी मौजूद थी जो उस समय और प्रबल हो गई थी। इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। सती प्रथा और दहेज प्रथा आम हो गई थी। लड़कियों की शादी 6 से 8 साल की उम्र के बीच होने लगी थी। सामान्य महिला पर विश्वास नहीं किया जाता था। उन्हें पृथक अलग रखा जाता था। आमतौर पर महिलाओं के जीवन को उनके पुरुष रिश्तेदारों जैसे बेटे, पिता और भाई द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अर्थव्यवस्था। हर्ष शासन की अवधि के दौरान साहित्यिक और शिलालेखीय साक्ष्यों से पता चलता है कि राज्य कृषि, व्यापार और अर्थव्यवस्था में किस प्रकार उन्नत था। शुरुआती अरब लेखकों ने भी मिट्टी की उर्वरता और अमीर खेती का वर्णन किया है। साहित्यकार अभिनंदन रत्नमल ने उल्लेखित किया है मिट्टी को विभिन्न प्रकारों में कैसे जैसे उपजाऊ, बंजर, रेगिस्तान, उत्कृष्ट आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने यह भी उल्लेखित किया है कि विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए विभिन्न मैदानों का चयन किया जाता था। उद्योग के क्षेत्र में कपड़ा सबसे पुराने उद्योगों में से एक था। समकालीन साहित्य में बुनकर, रंगरेज, दर्जी आदि के पेशे का वर्णन किया गया है। इस अवधि के दौरान धातु का काम भी बेहद लोकप्रिय था। धातु उद्योग के कुछ केंद्र प्रसिद्ध थे। सौराष्ट्र अपने घंटी बैल धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, जबकि बंगाल अपने टीन उद्योग के लिए जाना जाता था। गुप्त काल के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई थी। भारत के माध्यम से पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार के प्रवाह का उल्लेख अरब, चीनी और भारतीय स्रोतों में किया है। भारत चंदन की लकड़ी, मोती, कपूर, कपास, धातु, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का निर्यात करता था। आयातित वस्तुओं में किराए के घोड़े शामिल थे। घोड़ों को मध्य और पश्चिमी एशिया से आयात किया जाता था। गुप्त काल में श्राइन या निकाय महत्वपूर्ण होते थे। कला और वास्तुकला। गुप्त काल के बाद मंदिरों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, जैसे उत्तर भारतीय शैली नगारा और दक्षिणी भारतीय शैली द्रविड़। उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर उत्तर भारतीय शैली नगारा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह मंदिर मुख्यतः 2 भागों में है। छत पर वक्रीय शिखर के साथ सेला या गर्भगृह और एक द्वार मंडप या पिरामिडीय छत आवरण। भुवनेश्वर का महान लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर इस प्रकार का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मल्लापुरम में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर को रथ कहा जाता है और कांची के मंदिरों को कैलाशनाथ कहा जाता है तथा बैकुंठ पेरुमल दक्षिण भारतीय
या द्रविड़ शैली का सबसे पहला उदाहरण है। दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली का सबसे पहला उदाहरण मल्लापुरम में चट्टानों को काटकर बनाया गया मंदिर रथ के रूप में जाना जाता है और कांची में संरचनात्मक मंदिरों को कैलाशनाथ और वैकुंठनाथ पेरुमल के रूप में जाना जाता है। ये सभी मंदिर पल्लव द्वारा निर्मित किए गए थे। तंजौर और गंगईकोंडा चोलपुरम में 2 भव्य मंदिर चोलों द्वारा बनाए गए थे। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखरों या टावरों को पिरामिडीय टावर के रूप में चिन्हित किया गया था जो सीधे खड़े थे। गुप्त काल के दौरान मूर्ति कला में तेजी से गिरावट आई। हालांकि पाल अवधि के दौरान पूर्वी भारत की मूर्ति कला में एक बेहतरीन उत्कृष्टता देखने को मिली। उड़ीसा की मूर्ति कला ने मानवता के उच्च मानदंड हासिल किए थे।